ये हटा देना। एमसीक्यूज। हाँ। गेम खेल लेते, गेम खेल, एरोप्लेन वाला। पता नहीं है। आप लोग को विजिबल है? दिख रहा है, यस मैम। विजिबल है? यस मैम। ठीक है ठीक है। उसको नहीं आई आज, पता नहीं क्या हो गया उसको। ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे। क्यों हम लोग फूड प्रिजर्वेशन अच्छे से करते हैं? क्या प्रोसेस है इसका? कुछ तो पढ़ा होता है ना। रियल मी। यस। आपका नाम? मैम अनन्या। अनन्या, ओके। आपने पहले भी क्लास करी है ना? यस मैम। आपने बीच में क्लास स्किप क्यों कर दिया था? मैम वो जो पिछली बार आपने पढ़ाया था वो मेरे सिलेबस में ओके, नहीं तो आपको क्लास लेनी चाहिए थी ना, आप जब समझनी चाहिए थी आपको ये। वही तो बता रहे हैं। हाँ, तो जब आप एनरोल कर लेंगी, आपको आपको अभी समझ में आ रहा है, आप जब तक आप डेमो क्लास 3-4 लेंगी नहीं, तब तक ये क्या समझ में आएगा कि समझ आ रहा है कि नहीं। तो आप 3-4 डेमो क्लास ले लीजिए, उसके बाद आप हमको जब अपना सिलेबस भेजेंगी एनरोल करने के बाद, तो हम आपका पूरा सिलेबस अपने सिलेबस में मर्ज कर देंगे, जिससे आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। मैम। ओके। ठीक है, अब भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे थे, जिसमें एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड टू स्टॉप द स्लो डाउन स्पॉइलेज, लॉस ऑफ क्वांटिटी, इडेबिलिटी और न्यूट्रिशन वैल्यू। क्या लिखा हुआ है अब? ये तो इसकी मेन डेफिनेशन हो गई, ठीक है। ठीक है, ये तो इसकी मेन डेफिनेशन हो गई। फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग, ट्रीट कैसे हम फूड को अच्छे से ट्रीट करें, कैसे हम उसको हैंडल करें कि उसमें वो जो स्पॉयल हो जाता है, वो जो खराब हो जाता है, वो कम खराब हो। ठीक है। जो जितना हम खाना खराब कर देते हैं, लॉस, उसको फूड लॉस करते हैं, वो ना हो। एडेबिलिटी अच्छी हो जाए उसकी, ठीक है। और न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा हो। इन सारी चीजों को ट्रीट करने के लिए, इन सारी चीजों को कम करने के लिए हम लोगों को फूड को अच्छे से प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये लाइक देखिए। बैक्टीरिया, फंगाई एंड ईस्ट आर प्राइमरी कॉजेज ऑफ फूड डीके। माइक्रो, देखो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही पढ़ रहे हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे फूड खराब, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्राइमरी कॉज करते हैं फूड डीके, मतलब फूड को खराब करते हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो? बैक्टीरिया, फंगाई, ईस्ट। ठीक है, ये प्राइमरी सोर्स होते हैं जो कि फूड को खराब कर देते हैं। बाय कंट्रोलिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, वी कैन सिग्निफिकेंटली एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड आइटम्स। देखो अब, ये तो बैक्टीरिया, फंगाई, ईस्ट, ये तो फैक्टर्स है ही, लेकिन कुछ एक बार दोबारा इन्वायरमेंटल समझा देना। फैक्टर्स भी थे। क्या चीज? एक बार दोबारा समझा देना। ये वाला पूरा बता दे पैराग्राफ, फिर एक बार रिवीजन करा देंगे, ठीक है। ओके। अनन्या, समझ में आ रहा है? यस मैम। ये टॉपिक है आपके सिलेबस में? नो मैम ये तो नहीं। ये टॉपिक भी नहीं है? होगा, फूड प्रिजर्वेशन टॉपिक होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ही, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सब टॉपिक है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे फूड को खराब कर देते हैं, और क्या क्या मेथड हम यूज करते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, मैम अगर एक बार। नहीं भी है, अगर नहीं भी मिल रहा है आपको, तो भी आप क्लास करिए, आप देखिए क्लास समझ में आ रही है कि नहीं, और जो डाउट है वो पूछिए, ठीक है। देखो, अब ये तो फैक्टर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो फूड को खराब करते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हम देखते हैं, जैसे कि टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर होगा, खाना खराब हो जाएगा, मॉइस्चर होगा, खाना खराब हो जाएगा, ऑक्सीजन। वी कैन सिग्निफिकेंटली एक्सटेंड, बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड का मतलब बढ़ा सकते हैं, द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड आइटम्स। ठीक है, अब कुछ ऐसे प्रोसेस हैं। अब डिफरेंट मेथड्स क्या क्या होते हैं? हाँ देखो, डिफरेंट मेथड्स क्या क्या होते हैं फूड प्रिजर्वेशन के। पहला दिया हुआ है, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। कुछ चीजों में हम ऑयल एंड विनेगर डाल देते हैं, जैसे कि पिकल होता है उसमें,
तो उससे क्या होता है, फूड कम खराब देर में खराब होता है। हम लोग उनको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें, ठीक है। कोल्ड ट्रीटमेंट, जो हम लोग फ्रिज में खाना रख देते हैं इसीलिए रखते हैं। हीट ट्रीटमेंट, दूध को गर्म कर दिया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, सॉल्टिंग तो मैंने बताया था ना, सॉल्टिंग बताया था, और एक और कोई बताया था, क्या था वो फर्स्ट वाला? ड्राइंग। Drying, हाँ। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, ठीक है। तो ये सारे कुछ मेथड्स हैं अलग अलग जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं और वो खराब होने से बच सकता है। उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी रह सकती है काफी दिनों तक, और हम लोग फूड लॉस से भी बच सकते हैं, ठीक है। कैनिंग एंड पास्चुरेशन, कैनिंग मतलब एयर टाइट कंटेनर में हम फूड को स्टोर करें। फूड हीटेड इन स्पेशल कंटेनर्स टू 115 डिग्री टू फॉर 25 to 100 मिनट्स, ठीक है। कुछ ऐसे खाने भी होते हैं जो हम लोग 25 से 100 मिनट तक उनको हीट करते हैं 115 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि हम उनके माइक्रोब्स को किल कर सकें। अब देखो माइक्रोब्स ही तो खाना खराब कर रहे हैं ना, माइक्रोब्स जैसे कि, हाँ क्या क्या नाम है इसका, शानवी तुम पूछ रही थी वो वाला आंसर जो तुमको नहीं आ रहा था, उसका माइक्रोब्स ही आंसर होगा। उसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ था? ये था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज। विच नहीं, वो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था, उसमें हाँ, अदर नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछा था ना। मैम मैंने माइक्रोस्कोप लिख दिया था। माइक्रोस्कोपिक। नहीं तो क्वेश्चन ही तुम लोगों ने नहीं समझा ना, इस वजह से बताती हूँ। माइक्रोब्स होगा पर मैंने लिखा ही नहीं। किसने नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी सीन ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप्स, माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रोब्स। जब ऑलरेडी क्वेश्चन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है तो ये चीज तो दिमाग लगाने वाली है ना, कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है तो वही ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अब उनका अदर नेम हम लिख सकते हैं इसमें, और कोई चीज तो आप लिख ही नहीं सकते हो ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो माइक्रोस्कोप तो लिखने वाली चीज ही नहीं थी, माइक्रोब्स आंसर होगा उसका, ठीक है। तो इसको, जो कुछ चीजें होती हैं जिनको हम लोग हीट कर देते हैं 115 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि हम उनको कैंस में स्टोर करके रख सके, ताकि उनके माइक्रोब्स को हम किल कर दें हीटिंग के थ्रू, बट नॉट नेसेसरी फॉर ऑल माइक्रोब्स इन फूड। अब ये नेसेसरी नहीं है कि सारे माइक्रोब्स किल ही हो जाएंगे, क्योंकि ये हमें पता है कि वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह लेते हैं, मतलब एक्सट्रीम बहुत ज्यादा हीट होगी तो भी वो रह लेंगे। पास्चुरेशन, ये भी आगे है, दिस इज फॉर मिल्क, इसको लुईस पास्चर ने क्या था डिस्कवर। इतना समझ में आया? इंट्रोडक्शन समझ में आया कि फूड प्रिजर्वेशन से क्या हेल्प होती है, या होता क्या है फूड प्रिजर्वेशन? मैम प्रिजर्वेशन समझ में आया। अच्छा, और सबको समझ में आया? अनन्या, शानवी, समझ में आया? यस मैम। तुम लोग बोलो ना, बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि तुम लोग को समझ में आ गया? रिस्पॉन्स ही नहीं देते हो मुझे तुम लोग। मैम दिया है। अरे और लोगों को कह रही हूँ मैं। मैम प्लीज स्टार्टिंग में बता दो आपने क्या बताया था, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी। मैं एक्सक्यूज स्टार्टिंग मी में, मैम, हाँ, पेस्टोरेशन क्या होता है? क्या चीज? पेस्टोरेशन। ये प्रोसेस मिल्क के लिए होता है, ठीक है, बेसिकली। क्योंकि हम लोग देखो, हम लोग क्या करते हैं ना, दूध को गर्म करके रखते हैं। पास्चुरेशन आगे एक पूरा टॉपिक है लास्ट स्लाइड पे, तो हम वो आगे बताएंगे, ठीक है। किल पाइथोजन एंड सब्स्टिट्यूएंटली रिड्यूसेस नंबर ऑफ स्पॉइलेज ऑर्गेनिजम्स। देखो ये एग्जाम्पल, ये प्रोसेस हम लोग मिल्क के लिए यूज करते हैं। क्या कहा जाता है ना, हम लोगों को दूध को गर्म करके ही रखना है, वरना वो खराब हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग उसको गर्म करके रखेंगे तो उसके जितने भी पाइथोजेंस है वो किल हो जाएंगे। और हीट के प्रोसीजर से क्या होता है, वो ज्यादा टाइम तक सही रहता है। और शॉर्टर हीटिंग आइटम्स रिजल्ट इन इम्प्रूव फ्लेवर। मेरा क्या बताना चाह रहे थे, इधर देखेंगे नहीं। फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग and handling food to stop or slow food spoilage, loss of quantity,
लॉस ऑफ क्वालिटी, डेबिलिटी एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। फूड प्रिजर्वेशन इसलिए करते हैं ताकि हम फूड को अच्छे से ट्रीट कर सकें, उसको खराब होने से बचा सकें, उसकी क्वांटिटी कम खराब हो, वो खाने में ज्यादा दिन तक सही रहे, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी रहे और कम खराब हो। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, ईस्ट ईस्ट हो गया, ये सब प्राइमरली कॉजेज है फूड डीके के। इन्हीं ये प्राइमर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे प्राइमरी सोर्स है जिससे खाना खराब हो जाता है। और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, लाइक टेम्परेचर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, ये सब प्राइमरी इन्वायरमेंटल फैक्ट कुछ ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जिससे भी हमें खाने को खराब होने से रोकना होता है ताकि उनकी सेल्फ लाइफ एक्सटेंड हो जाए। ओके, अनन्या समझ आ रहा है? यस मैम। उज़मा समझ आया? यस मैम। ठीक। एक्सक्यूज मी वाला। मैम, मैम हाँ, मैम एक बार यीस्ट के बारे में बता दो। ईस्ट इज अ फंगाई। ठीक है, जो कि बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज होता है, जैसे कि बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, इन सारी चीजों में यूज होता है। इन सारी चीज को फर्मेंट करने के लिए यूज होता है। जब हम किसी चीज में ईस्ट को डाल देते हैं तो वो चीज फर्मेंट हो जाती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, फूल जाती है वो चीज। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम, ये हाँ, कर्ड जो रहता है वो बनता कैसे है? कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है उसमें? कौन सा फूड? मैम कर्ड। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। देखो कर्ड कैसे बनता है ना, अ, हम लोग इनिक्यूलम लेते हैं, जो हम लोग थोड़ा सा उसमें दही डालते हैं उसको स्टार्टर या इनिक्यूलम बोला जाता है। तो इनिक्यूलम जो यस। होता है वो हम लोग मिल्क में डालते हैं, और उसके बाद वो जो बैक्टीरिया होता है, देखो कर्ड में बैक्टीरिया होता है, जब तक हम कर्ड में इनिक्यूलम नहीं डालेंगे, मतलब स्टार्टर नहीं डालेंगे, द, दू, कभी भी अगर हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा इनिक्यूलम डालते हैं, मतलब स्टार्टर डालते हैं, मतलब थोड़ा सा दही डालते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होता है, और जब हम वो मिल्क में डाल देते हैं तभी वो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो मैम डिवाइड होना शुरू होते हैं। हाँ बोलो। मैम वो मुझे क्लास लीव करनी पड़ेगी, कहीं जाना है अर्जेंटली। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ तो क्या पूछ रहे थे? समझ में आया कौन से बैक्टीरिया से कर्ड का फॉर्मेशन होता है? यस मैम, यस। समझ में आ गया। यस मैम। ओके। प्रिजर्वेशन बाय केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड से हम कैसे फूड प्रिजर्वेशन करते हैं? ठीक है, प्रिजर्वेशन बाय केमिकल मेथड। केमिकल प्रिजर्वेशन इन्वॉल्व एडिंग सब्सटेंसेस दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड। केमिकल प्रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है? हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस ऐड कर दें जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है वो रुक जाए, कम हो जाए। ठीक है, कॉमन प्रिजर्वेशन इंक्लूड्स सॉल्ट्स एंड edible oils which are used to pickle vegetable and food to prevent bacterial attacks। अब देखो, केमिकल प्रिजर्वेशन में क्या होता है, हम लोग जो भी चीजें हमें प्रिजर्व करनी है उनमें हम कुछ ऐसी चीजें डालते हैं जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फूड में ग्रोथ रुक जाती है या कम हो जाती है। कॉमन प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं? सॉल्ट से या फिर ईडेबल ऑयल से, जो सॉल्ट हम खा रहे हैं कॉमन सॉल्ट उससे, या फिर जो सॉल्ट जो हमारा ईडेबल ऑयल होता है वो मस्टर्ड ऑयल। किस में यूज करते हैं? पिकल, अचार में यूज करते हैं। अचार काफी दिन तक खराब ना हो इसलिए उसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज किया जाता है, ज्यादा ऑयल डाला जाता है उसमें। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स में ऑयल तो डालेंगे नहीं, तो फ्रूट्स में सॉइल का सॉल्ट का यूज होता है। टू प्रिवेंट बैक्टीरियल अटैक्स, कौन से फ्रूट में सॉल्ट का यूज होता है कि वो खराब ना हो काटने के बाद? कौन सा फूड है वो?
वाटरमेलन। फ्रूट है मतलब, हाँ। वाटरमेलन। नहीं। मैम वाटरमेलन। एप्पल। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ना कि उसमें येलो येलो सा हो जाता है वो, तो अगर हम उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे और उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो वो खराब, देर में खराब होगा। ठीक है। सोडियम बाय बेंजोनाइट एंड सोडियम मेटा बाय सल्फाइड आर कॉमनली used chemical preservatives in jam squashes to control metabolic activity। ये लाइन तुम लोग के काम की नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक। अभी तो तुम लोगों ने सोडियम पढ़ा ही नहीं होगा क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे पता चलेगा, बेंजोनाइड। तो केमिकल प्रिजर्वेशन समझ में आया कि हम लोग कैसे करते हैं, क्या क्या उनमें इंक्लूड होता है और किसके किसके लिए यूज करते हैं और क्या क्यों करते हैं, क्या इनहिबिट करता है। केमिकल प्रिजर्वेशन में क्या क्या यूज होता है कॉमनली, सॉल्ट और ईडेबल ऑयल। क्यों, किसमें किसमें देखो, वेजिटेबल्स और पिकल्स में तो हम ईडेबल ऑयल का यूज करते हैं, लेकिन फ्रूट्स में हम लोग सॉल्ट्स का यूज करते हैं ताकि हम उन्हें बैक्टीरियल अटैक से रोक सके, ताकि उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कम हो और या तो वो खत्म हो जाए, इनहिबिट हो जाए। ठीक है। ओके मैम। अनन्या समझ आ रहा है, यस। कोई डाउट? अनन्या कोई डाउट? नो मैम। ओके। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय शुगर एंड हीट। तुम लोग को विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ओके। ठीक है। मैम शुगर इज नीचे एन, वाला दिख नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? मैम ये जो नीचे आपने किया ये डायग्राम। है। यस मैम। अब ठीक है, अभी भी नहीं मैम दिख उसका रहा। फॉन्ट ही छोटा है ना। अब हम अगर ये छोटा कर देंगे तो ये नहीं दिखेगा। ठीक है। Sugar is an effective preservation because it reduces moisture content which inhibits the growth of bacteria that causes spoilage। देखो शुगर एक बहुत इफेक्टिव फूड प्रिजर्वेशन का सोर्स है। अगर हम किसी भी चीज को प्रिजर्व करने के लिए, बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है शुगर, बहुत इफेक्टिव प्रिजर्वेटिव है, क्योंकि अगर हम किसी भी फूड को प्रिजर्व करने के लिए शुगर का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, शुगर से मॉइस्चर रिड्यूस हो जाता है, मतलब हमारे खाने में जो भी मॉइस्चर है, जितना भी वाटर कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है। जिससे कि देखो, अगर जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो करेगा, उतना ज्यादा बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है। तो शुगर को डालने से, शुगर को एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करने से किसी भी फूड में क्या होता है, मॉइस्चर रिड्यूस हो जाता है, मॉइस्चर कम हो जाता है। उससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और इससे खाना खराब होने से बच जाता है। इट इज वाइडली यूज्ड इन जैम्स, जेलीज, स्क्वेशीज टू मेक देम फ्रेश फॉर लॉन्गर पीरियड। ये किसमें किसमें यूज होता है ज्यादातर, जैम्स में, जेलीज में, उनको बहुत दिन तक फ्रेश रखने के लिए, ज्यादा लॉन्ग टाइम तक। क्यों इतने दिन तक जैम और जेलीज अच्छे से रह जा खराब नहीं होती हैं, क्योंकि उनमें हम लोग क्योंकि शुगर मैम का यूज करते उसमें हैं। शुगर का हीट ट्रीटमेंट इस्तेमाल सच करते एज boiling and pasteurization is another effective method that kill microbes present in food items like milk। देखो मैंने बताया था ना, पास्चुरेशन किसके लिए हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, मिल्क के लिए यूज करते हैं, कॉमनली मिल्क ही इसका एग्जाम्पल होता है। तो हीट ट्रीटमेंट जैसे कि बॉइलिंग हो गया, पास्चुरेशन हो गया, ये एक अलग इफेक्टिव मेथड है माइक्रोब्स को किल करने का।
फूड माइक्रोब्स को किल करने का, जैसे कि मिल्क में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उनमें। ठीक है, समझ में आया? शुगर और हीट से कैसे हम लोग फूड प्रिजर्व कर सकते हैं, या क्यों इफेक्टिव होता Yes, है ma'am. शुगर एज अ प्रिजर्वेटिव? यस मैम। अनन्या समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, उसके बाद पास्चुरेशन, ये एक मेथड है। रैपिंग कोडिंग ये एक मेथड है, और कैनिंग ये एक मेथड है। पास्चुरेशन, डिस्ट्रॉइंग माइक्रोब्स बाय हीट, ये माइक्रोब्स को कैसे किल करता है, कैसे डिस्ट्रॉय करता है? हीटिंग से डिस्ट्रॉय करता है। इसका मैंने कॉमन एग्जांपल बता दिया, मिल्क। बॉइलिंग मिल्क एट 65 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, मिल्क को हम 65 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स तक बॉईल करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो भी माइक्रोब्स है वो किल हो जाएंगे। देखो ये मिल्क की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी देर तक वो गर्म होगा तो उसके माइक्रोब्स किल होंगे। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, सेकंड वाला क्या लिखा हुआ है? ये मैम पिक्चर। दिस वन, यस। रैपिंग एंड कोटिंग। एंड व्हाट डज दिस मीन्स? Yes, I am telling ना। Food preserved by applying a thin film of coat of oil or wax, plastic, aluminium foil is used। देखो अगर हम किसी भी फूड में, जैसे कि कोई फ्रूट है हमारे पास, एप्पल की पिक्चर यहाँ बनी हुई है या एग बना हुआ है, उसमें अगर हम पतली सी एक लेयर ऑयल या फिर वैक्स लगा देंगे, या प्लास्टिक में उसको रखेंगे, या एल्युमिनियम फॉयल में उसको रैप करके रखेंगे, तो उससे क्या होगा, वो प्रिजर्व रहेगा और ज्यादा दिन तक सही रहेगा, खराब नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है कैनिंग। फूड स्टोर्ड इन क्लीन स्टीम्ड कंटेनर्स अंडर प्रेशर एंड सील्ड। देखो अब कोई भी फूड है, जैसे कि जैम है, जेलीज है, इनमें क्या होता है, ये सील्ड कंटेनर्स में होते हैं, थोड़ी सी ही स्टीम कंटेनर्स में होते हैं, मतलब जिनमें हम हीट दे चुके होते हैं वो वाले कंटेनर्स में होते हैं। और ये प्रेशर इनमें बहुत होता है, अंडर प्रेशर, ये बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और ये सील्ड होते हैं। ठीक है, the container is then subjected to higher temperature and cooled to destroy microbes। उसके बाद जब हम इन्हें पैक कर देंगे, सील कर देंगे प्रेशर से, तो क्या होगा, इन कंटेनर्स को हम हाई टेम्परेचर एंड कंटेनर इज subjected to temperature and cooled। सील करने के बाद हम इन्हें हाई टेम्परेचर देंगे, उसके बाद हम इन्हें ठंडा कर देंगे। ठीक है, देखो कैनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले क्या किया जाता है, क्लीन कंटेनर को स्टीम किया जाता है। स्टीम करने का मतलब पानी में, उस पानी से उसको स्टीम दिया जाता है, गर्म पानी से। ठीक है, उसके बाद उसको प्रेशर से सील कर दिया जाता है। कोई भी चीज अगर हम मार्केट से लाए हैं, जस्ट लाइक जैम की बॉटल्स, जूस की बॉटल्स की, कोई भी रेडी टू ईट चीज, वो क्या रहती है, सील्ड होती है। इसको प्रिजर्व करने के बाद क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर में इसको डाला जाता है, उसके बाद फिर उसे ठंडा किया जाता है। प्रिजर्व करने के बाद भी इसको हाई टेम्परेचर दिया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है, तब उसमें से माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय होते हैं। समझ आया इतना? यस अनन्या मैम। समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। मैम ये सेकंड वाला दोबारा समझा देना। ये वाला, अगर यस हम मैम। किसी भी फ्रूट में या किसी भी फूड में, कोई भी ऐसा फूड है जैसे कि एप्पल हो गया, एग हो गया, उसमें क्या होता है ना, कि अगर हम उसमें एक पतली सी ऑयल की लेयर लगा दें, ऑयल से उसको कोट कर दें, या वैक्स की लेयर लगा दें, या हम उसको प्लास्टिक में रखें, एल्युमिनियम फॉयल में रखें, तो उससे क्या होगा, खाना खराब नहीं होगा। ओके मैम। मैम अगर हम किसी फ्रूट पे ऑयल लगा देंगे तो वो खराब नहीं हो जाएगा? वो तो कोटिंग का एक मेथड है ना, रैपिंग और कोटिंग का। अगर हम ऑयल लगा देंगे या उसको वैक्स से कोट कर देंगे, एक पतली सी लेयर लगानी है, प्लास्टिक में कवर करके रखेंगे, एल्युमिनियम फॉयल का यूज करेंगे, तो उससे वो खराब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एग्स, एप्पल। ठीक है, सारी चीजों के साथ ऐसा नहीं है, कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं इसके।
ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। अनन्या समझ आ रहा है? यस मैम। नाउ प्रिजर्वेशन बाय कोल्ड ट्रीटमेंट। कोल्ड ट्रीटमेंट मतलब उसका टेम्परेचर लो कर देना, ठंडा कर देना किसी चीज को। हम लोग रेफ्रिजरेट करते हैं, उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं, क्यों? ताकि वो चीजें सही रहें ज्यादा टाइम तक। दिख रहा है? विजिबल है आप लोगों को? यस मैम, विजिबल यस है। मैम। Low temperature are highly effective in exhibiting the growth of microorganisms। ज्यादातर चीजें हम लोग रेफ्रिजरेट करके रखते हैं, इसी कंडीशन में रखते हैं कि उनका टेम्परेचर कम हो, और उनको हम लोग फ्रिज में ही रखते हैं, फ्रीज करके। एज मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट थ्रीव इन फ्रीजिंग कंडीशन। ज्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये तो बात सही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर लेते हैं, और अगर बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर होगा तो भी वो सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन ज्यादातर माइक्रोब्स, कुछ ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन ज्यादातर माइक्रोब्स हम लोगों के फ्रिज का जितना टेम्परेचर होता है उसको झेल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वहां वो लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए कूलिंग ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा अभी तक का इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना गया है। रेफ्रिजरेटर्स आर यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ हाउस होल्ड फूड। रेफ्रिजरेटर्स का हम लोग यूज करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, कम टाइम के लिए। मतलब अगर हमें अगर रात का खाना बच गया, तो अगर हमें उसको मॉर्निंग में खाना है, तो उस उतनी उतनी देर के लिए हम रेफ्रिजरेटर का यूज कर सकते हैं, और यूजुअली रेफ्रिजरेटर्स घरों में ही यूज होते हैं। While deep freezers is used for long term storage in industrial settings। अब deep freezers कहाँ यूज होते हैं? इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जहां उन लोगों को ज्यादा दिन तक चीजें स्टोर करके रखनी होती है। दिस मेथड इंश्योर्स दैट द न्यूट्रिशनल। मैम दिखाई नहीं दे रहा। हाँ वो बंद, आप लोग वेट कर लीजिए थोड़ा, वो आज फर्स्ट डे था ना तो। कोई है नहीं क्या? वेट कर लीजिए आप लोग 2 मिनट, क्योंकि आज फर्स्ट डे था तो थोड़ा सा हम लोगों को भी प्रॉब्लम हुई। ओके मैम। आज आप लोग का फर्स्ट डे है ना, तो अभी फर्स्ट डे है तो बहुत सारी चीजें दिक्कत हैं, और कुछ चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं। 2-3 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो अभी थोड़ा सा आप लोग को डिस्टरबेंस होगा 1 मिनट का बीच बीच में। ठीक है, लाइट चली जाती है तो उसके लिए प्रॉपर डिवाइस नहीं मिल रहा है जिससे हम लोग क्लास कंटिन्यू कर सकें विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो 1-2 मिनट का ब्रेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2-3 दिन में ये रिजॉल्व कर लेंगे हम लोग। ओके सर। हम्म। हाँ, तो हमने इसमें क्या बताया, क्या समझ में आया आप लोगों को इससे? आर्यन क्या समझ में आया? हाँ मैम, जैसे हम लोग ऐसे अ, जैसे बचा हुआ जो रात का खाना रहता है उसे हम लोग फ्रिज में रखकर उसे सुबह यूटिलाइज कर सकते हैं। इधर से।
रिमोट है क्या? नहीं है। नहीं है। बंद कर दीजिए, इतनी गर्मी नहीं है। बंद कर दी, इतनी गर्मी नहीं है। नहीं। रेफ्रिजरे कोल्ड ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है, क्यों इफेक्टिव कैसे है? लो टेम्परेचर आर हाईली इफेक्टिव इन एग्जिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका माना गया है जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रुक जाती है। एज मोस्ट माइक्रोब्स कैन नॉट थ्रीव इन कोल्ड इन फ्रीजिंग कंडीशन। ज्यादातर जो माइक्रोब्स होते हैं वो वो फ्रिज में नहीं रह पाते हैं, फ्रीजिंग कंडीशन में नहीं रह पाते हैं, नहीं सरवाइव कर पाते हैं। बहुत एक्सेप्शनली ऐसे होते हैं जो इन एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है। रेफ्रिजरेटर्स आर यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म। यहाँ से यहाँ तक आ सकते हो तो यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिजर्वेशन बाय कोल्ड ट्रीटमेंट, तो आप लोग ये इतना लिख देंगे तो आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा। अभी जैसे मैंने पूछा कि आप लोग इससे क्या समझे, तो आप लोग इसी का मीनिंग हमको बताते थे कि आप लोग क्या समझे इससे, तो समझ में आ जाता। ठीक है। रेफ्रिजरेटर्स आर यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन। रेफ्रिजरेटर्स किसके लिए यूज होती है? शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन के लिए। थोड़े टाइम के लिए अगर हमें कोई चीज प्रिजर्व करनी है तो उस उन चीजों के लिए हम लोग रेफ्रिजरेटर्स का यूज करते हैं। बेसिकली ये घरों में यूज होती है, हाउस होल्ड आइटम्स के लिए। While deep freezers are used for long-term storage in industrial setting। और डीप फ्रीजर्स कहाँ यूज होते हैं? इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं या फैक्ट्रीज में यूज होते हैं। दिस मेथड ensures that the nutritional value and texture of food remains largely intact। ये मेथड इंश्योर करता है कि किसी भी खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू, टेक्सचर जैसा है वैसा ही रहे, उस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े और ज्यादा टाइम तक अच्छा रहे। सबसे ज्यादा इफेक्टिव फूड प्रिजर्वेशन यही है, कोल्ड ट्रीटमेंट। ओके, समझ में आया सबको? Yes, समझ में आया? यस मैम। अनन्या समझ आ रहा यस है? मैम। yes, ma'am. कोई डाउट? कोई ऐसी चीज जो ना समझ आ रही हो? अनन्या? No, ma'am. ओके। पास्चुरेशन, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक। ओके। मैम मेरी बुक में तो लास्ट टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल का है। नाइट्रोजन साइकिल हम शायद बता चुके हैं ना, नहीं मैम। बता देते हैं। ठीक। Pasteurization and storage. Pasteurization is the heat treatment processes process developed by लुईस पास्चर। साइंटिस्ट का नाम याद रखना, लुईस पास्चर नाम है इनका। अभी इसमें थोड़ी ज्यादा हिस्ट्री पिक्चर में आप लोग को पता चल जाएगी। पहले इनकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। ये हो रहा है इसमें। इट वॉज इन्वेंटेड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट। अब जो लुईस पास्चर थे वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। कौन सी सेंचुरी में इन्होंने ये इन्वेंशन किया है पास्चुरेशन मेथड का? 19th सेंचुरी में इन्होंने किया है। ठीक है। मैम ये पिक्चर दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा। ठीक है, अभी ठीक है? अब ठीक है? अब दिखाई दे रही है? यस मैम। ठीक है। तो जो लुईस पास्चर थे वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने 19th सेंचुरी में पास्चुरेशन का मेथड
इन्वेंट किया था इन 19th सेंचुरी में, ठीक है। इन 1864 पास्चर डिस्कवर्ड द हीटिंग बेयर एंड वाइन was enough to kill most of the bacteria and caused spoilage, preventing these beverages from turning sour। देखो 1894 में 1864 में पास्चर ने क्या डिस्कवर किया कि हीटिंग का जो प्रोसेस है वो उन्होंने बियर में और वाइन में किया, जो कि इनफ था बैक्टीरिया को किल करने के लिए और खाने को खराब होने से बचाने के लिए, ठीक है। ये बेवरेजेस को सार कर रहा था, मतलब खट्टा कर दे रहा था और इनको खराब होने से रोक ले रहा था। पहली चीज तो जो लुइस पास्चर थे वो क्या थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये जो पास्चुरेशन का मेथड है, पास्चुरेशन का मेथड किसने इन्वेंट किया था बताओ। लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने किया था और ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, कहाँ के साइंटिस्ट थे, तो ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पास्चर ड्यूरिंग 19th सेंचुरी में किया है, 19th सेंचुरी में इन्होंने किया है। अब ये तो इन्वेंशन की बात हो गई, इन्होंने इसको डिस्कवर कैसे किया, मतलब इन्होंने देखा कैसे, किस चीज पे इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया कि हाँ अगर हम इस चीज को करते हैं तो उससे ये चीजें खराब नहीं होंगी, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप नहीं होंगे, वो चीजें, ये जो पास्चुरेशन का मेथड है वो इनफ होगा हमारे प्रिजर्वेशन के लिए, किन चीजों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अब वो देखते हैं। तो किस ईयर में, 1864 में पास्चर ने क्या किया, ये डिस्कवर किया कि हीटिंग प्रोसेस से जो वाइन और बियर है वो खराब नहीं हो रही है, मतलब उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किल हो जा रहे हैं और हमारा खाना खराब नहीं हो रहा है। प्रिवेंटिंग दीज बेवरेजेस टर्निंग सॉल्ट सार। अब इन ये प्रिवेंट कैसे हो रही है कि ये जो बेवरेजेस हैं वो सार हो जा रही है, खट्टी हो जा रही है, ठीक है। दिस प्रोसेस अचीव दिस बाय एलिमिनेशन पैथोजेनिक microbes and lowering microbial number to prolong the quality of the beverage। अब ये प्रोसेस क्या अचीव हुआ, इसमें एलिमिनेट होने लगा, एलिमिनेटिंग पाइथोजेनिक माइक्रोब्स। जो पाइथोजेनिक माइक्रोब्स थे वो इस प्रोसेस थे, मतलब पास्चुरेशन के प्रोसेस से क्या होने लगे, एलिमिनेट करने लगे, कम होने लगे, ठीक है। और माइक्रोब्स की जो माइक्रोबियल नंबर जो था वो कम होने लगा हीटिंग के प्रोसेस से, और जो बेवरेजेस की क्वालिटी थी वो ज्यादा दिन तक अच्छी रहने लगी। उससे क्या हुआ, टुडे पास्चुरेशन इज यूज्ड वाइडली इन डेयरी इंडस्ट्रीज एंड अदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज टू अचीव फूड प्रिजर्वेशन एंड फूड सेफ्टी। देखो अब आज क्या हो रहा है, पास्चुरेशन बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे यूज किया जा रहा है, कहाँ पे, डेयरी में, डेयरी की जो इंडस्ट्रीज है वहां पे। क्यों, क्योंकि हमको फूड प्रोसेसिंग, समझा देना क्या दोबारा समझा दें। क्या मैम, हिस्ट्री। बाप रे, अच्छा देखो पास्चुरेशन किसने डेवलप किया था, लुइस पास्चर ने डेवलप किया था या इन्वेंट किया था, ठीक है। ये जो हीट ट्रीटमेंट है पास्चुरेशन, इसको किसने इन्वेंट किया था, लुइस पास्चर ने इन्वेंट किया था, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। और किस सेंचुरी में किया था, 19th सेंचुरी में। ये पहली लाइन बहुत ज्यादा जरूरी है, ये अगर आपको लिखने को आ गया इनके बारे में, ज्यादातर आईसीएसई बोर्ड में आता है कि हम साइंटिस्ट के बारे में लिखें, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, फर्स्ट लाइन तो सबसे पहले लिखनी पड़ेगी, उसके बाद अगर आप इतना लिख देंगे तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। इन 1864 पास्चर डिस्कवर दैट हीटिंग beer and wine was killing to most was enough to kill most of the bacteria that causes spoilage। देखो 18, अब उन्होंने 19th सेंचुरी में इसको इन्वेंट तो कर लिया, लेकिन 1864 में पास्चर ने क्या किया, ये डिस्कवर किया कि जो वाइन और जो बियर है वो इनफ है, वो हीटिंग से क्या हो रहा है, हीटिंग उसके लिए इनफ है कि वो खराब ना हो, ठीक है। उन्होंने ये डिस्कवर किया, तो कि ये जो दो बेवरेजेस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बेसिकली,
और इन्होंने ये डिस्कवर किया कि ये जो बेवरेजेस हैं ये इनफ है हीटिंग के प्रोसेस से कि इनमें अब बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी, जिससे कि खाना खराब नहीं होगा। इससे बस ये हो रहा था कि जो बेवरेजेस थी वो खट्टी हो जा रही थी, ठीक है, turning sour. This process achieved this by eliminating pathogenic microbes. अब ये प्रोसेस इन्होंने अचीव किया और इसमें क्या हुआ, जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स थे जो खाना खराब कर रहे थे उनका अमाउंट कम होने लगा खाने में। एंड लोअरिंग माइक्रोबियल नंबर कम होने लगे और खाने की क्वालिटी ज्यादा दिन तक अच्छी रहने लगी, जो भी इनकी बेवरेजेस थी। और ये चीज इन्होंने बियर और वाइन पे एक्सपेरिमेंट किया था, पास्चुरेशन का। और आज की डेट में पास्चुरेशन डेयरी इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है और प्रोसेसिंग फूड इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। और इसने जो फूड प्रिजर्वेशन में इसने बहुत बड़ा रोल निभाया है और फूड की सेफ्टी में ये बहुत अच्छा एक प्रिजर्वेशन का मेथड है, ठीक है। हिस्ट्री समझ में आई? यस मैम। यस। यस अनन्या मैम। समझ में आ रहा है? अनन्या समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। मैम एक शॉट लेने देना। दूसरे दिन क्लास कर रही है वो। अच्छा, पास्चुरेशन ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट तो किया था बियर और वाइन पे। आर्यन कैमरा ऑन करो। इन्होंने एक्सपेरिमेंट तो उसी पे किया था, लेकिन अब ये तो ज्यादातर वाइडली तो ये डेयरी इंडस्ट्रीज में चल रहा है ना, काम आ रहा है ना, यूज किया जा रहा है ना। तो पास्चुरेशन इज अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस डेवलप्ड बाय लुइस पास्चर। ये लाइन तो समझ में आ गई। दैट मेक्स मिल्क सेफ फॉर कंजम्पशन विदाउट बॉइलिंग। विदाउट बॉइलिंग ना 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 ना, ये चीज गलत है। This the milk is heated. The milk is heated to about 70 डिग्री सेल्सियस। मिल्क को हीट किया जाता है, ठीक है, गरम किया जाता है, बॉयल नहीं किया जाता है। द मिल्क इज हीटेड to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. Proper storage, often in airtight container or sealed packets, further prevent contamination from air and moisture. देखो अब इसको किया कैसे जाता है, पास्चुरेशन का प्रोसेस क्या है। हम लोगों को मिल्क को बॉयल नहीं करना होता है, सिर्फ उसको हीट करना होता है 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड के लिए। जिससे क्या होता है कि जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है उसमें, पाइथोजेनिक माइक्रोब्स की, वो कम हो जाती है, ठीक है। और हमने उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 30 सेकेंड्स के लिए हीट किया। उसके बाद हमको उसको सडनली चिल कर देना है, ठंडा कर देना है और स्टोर कर देना है। इससे क्या होता है कि इससे प्रॉपर स्टोरेज करने से भी, मतलब एयर टाइट कंटेनर में और सील्ड कंटेनर में इसको स्टोर करने से भी फर्दर कंटामिनेशन जो कि एयर और मॉइस्चर से होता है वो नहीं होगा और हमारा जो मिल्क होगा वो सेफ रहेगा कंजम्पशन के लिए, ठीक है। समझ में आया? मैम फिर हम लोग ये 15-20 मिनट क्यों करते हैं, हम कुछ सेकंड्स क्यों नहीं कर सकते बॉईल? बेटा करना तो सेकंड्स में ही चाहिए, लेकिन अब देखो हम लोग जो रखते हैं मिल्क, जब 15-20 मिनट तो नहीं किया जाता है, ऐसे ज्यादा बता रहे हो, लेकिन हम लोग को तो उसको सडन यूज करना रहता है ना, मतलब नेक्स्ट डे। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को तो बहुत टाइम तक रखना होता है ना, इसलिए 15 and 30 सेकेंड्स बता रहे हैं इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। और सेकेंडली हमें इतनी देर तक दूध को नहीं गर्म करना होता है। और मैम कभी कभी क्या कहते हैं, ज्यादा दूध होता है तब भी हो जाता है ना ऐसे ही, अगर ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट है तो। हाँ, या वो फिर क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये एक मशीन है, इंडस्ट्रीज में यूज होती है मिल्क पास्चुरेशन के लिए, ठीक है। मशीन की फोटो दिया गया है और ये टेम्परेचर बताया गया है कि अगर ये 118 डिग्री पे है तो इसका प्रोटीन डी नेचर होना शुरू हो जाएगा। फिर अगर लो टेम्परेचर है तो मोर एंजाइम्स एंड प्रोटीन रिमेन इंटरैक्ट विथ मिल्क इज हीटेड बिलो दीज टेम्परेचर। अब अगर लो टेम्परेचर है
तो कम जो माइक्रोब्स है वो किल होंगे। उसके बाद हाई टेम्परेचर आया, उसमें क्या होता है, किल एंजाइम्स मच ऑफ द हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डीजेनरेट द प्रोटीन्स, द मिल्क इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। देखो ज्यादा अगर टेम्परेचर पे आप मिल्क को गर्म कर दोगे तो उससे क्या होगा कि उसमें जितने भी प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, और वो डाइजेस्ट करने में डिफिकल्ट हो जाएगा। अरे, और ये फिर मैम। यहाँ पे 280 डिग्री का एग्जाम मतलब दिया गया है। इसमें क्या होता है कि इसमें तो अगर हम लोग इतना गर्म कर देंगे उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं रह जाएगा, ना विटामिन ना मिनरल, और सारे जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट थे वो ओरिजिनली मिल्क में जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ज्यादा देर तक हमें दूध को गर्म नहीं करना चाहिए, सिर्फ उतना जितने में वो स्टोर किया जा सके। हम लोग दूध को क्यों गर्म करते हैं, ताकि हम उसे गर्म कर सकें। लेकिन और अब जो ह्यूमंस की नेचर कैसा है कि वो उसको बॉईल कर देते हैं एकदम, जिससे कि उसका प्रोटीन खत्म हो जाता है उसमें। और अगर हम लोग बहुत ज्यादा बॉईल कर देते हैं, जैसे कि हम लोगों के घरों में किया जाता है, उसमें क्या होता है कि जितने भी विटामिन एंड मिनरल्स और अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें ओरिजिनली जितने मिल्क में होते हैं वो डी जनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं मतलब। समझ में आया? यस मैम। यस आर्यन मैम। समझ में आया? यस मैम। अनन्या समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। हाँ, इसके बाद तुम क्या कह रही हो उसमें, क्या पढ़ाना था? मैम नाइट्रोजन साइकिल। ये पढ़ो। हम्म, 7 मिनट क्या करें फिर? हो जाएगा ना, थोड़ा सा होगा। हम्म। उसमें आ गया था ना ऑप्शन माइंड मैप का, अपने आप जो आ रहा था, और इसमें नहीं आएगा, उसी में आएगा जब तुम लिखेगी। अभी इसमें खुद ही आता है ऑप्शन ऐसे ही। नाइट्रोजन साइकिल डाया। ये अपने आप ही आ जाता है इसका, आया ना, वही हम कह रहे हैं। क्या देगा वो, एक सब टॉपिक है, सब सब टॉपिक है वो तो। कैसे वो माइंड मैप बनाएगा, कुछ है ही नहीं ना। इसमें से पूछ लो, सबको समझ में आ गया। अच्छा, आज जितना मैंने कराया उतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस फूड मैम। प्रिजर्वेशन में कोई डाउट? जितने भी केमिकल मेथड्स थे, पाश्चुरेशन था, सॉल्ट से हो रहा था, शुगर से हो रहा था, इन सारी चीजों में कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। आज मैम कुछ आपने अलग लगा आप लोगों को बेटा? यस सर। उसमें आपको मजा आया? यस सर। अच्छा, आर्यन आपको? यस सर, मजा आया। एक्सक्यूज मी सर, ये जो मैथ्स टेस्ट हुआ था उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। हाँ हाँ बेटा, आ जाएगा। उसके पहले वाला रिजल्ट भी तो नहीं मिला है ना? साइंस का होता, वो नहीं मिला मैथ्स ये मैथ्स का तो अभी कौन सा हुआ था लेटेस्ट? हाँ, तो वो तो अभी चेक ही नहीं हुई है कॉपी। साइंस का देना है, मैथ्स का और साइंस का दोनों दो पेंडिंग है, वो दोनों दे देंगे। फिर इसका आपको कैसा लगा बेटा, आज की क्लास? अच्छा था। पहले से बेटर है? यस सर।
और ये रियलमी कौन है? अनन्या, आपको कैसा लगा बेटा? सर अच्छा था। अच्छा थी आज की क्लास? पहले आपने किया तो ब्लैक बोर्ड था ना? यस सर। अच्छा, तो आज आप एनरोल कर लीजिए बेटा। ओके सर। पापा से कह दीजिए हमसे बात कर लें, एनरोल कर लीजिए तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पढ़ाने स्टार्ट कर दें हम लोग। ओके सर। ठीक है, चलिए फिर अब आप लोग आज के लिए इतना काफ़ी है। आज आप लोग लीव कर दीजिए, कल से फिर मिलते हैं इसी टाइमिंग पे, ठीक है? और कोई सजेशन होगा तो बताइएगा जिससे और आसान हो जाए पढ़ाई आप लोगों की। जिस तरह से हम लोग ने पढ़ाया है और अच्छी हो जाए और बेहतर हो जाए, कुछ भी होगा सजेशन बताइएगा। अपने पेरेंट्स लोग को भी दिखाइएगा कि आज थोड़ा अलग तरह से पढ़ाया गया है। ठीक है, ओके सर। चलिए ठीक यस। है, बाय बाय। मैम, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। सर मैं कल को क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। क्यों? सर हमारा स्कूल पिकनिक जा रहा है इसलिए। अच्छा, तभी आज आप इतना खिलखिला रही हैं, पिकनिक की वजह से एक्साइटेड है? हाँ, चलिए नहीं ठीक है सर। फिर। ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, एंजॉय करना ज़रूरी है। कोई बात नहीं। ठीक है, आप लोग फिर लीव कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ओके बाय सर। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।